हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा इन्वायरमेंटल साइंस एनटी नेट JRF प्रैक्टिस सेट 2 है। ओके, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा कल से जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर आप में से किसी को भी इसमें एनरोल कराना है तो वो मुझे व्हाट्सएप या मेल कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर एंड मेल आईडी वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और अगर किसी को नोट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो नोट से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, कंसीडर द फॉलोइंग: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। Which of the above are the emissions from coal combustion at the thermal power plant? ओके, सो क्वेश्चन है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये तीनों जो हैं और इनमें से कोई एक जो है वो एमिट होता है फ्रॉम कोल कम्बशन एट द थर्मल पावर प्लांट। जब थर्मल पावर प्लांट में कोल का कम्बशन होता है तो उसमें से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट है ओनली 1, यानी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट है 2 और 3, यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों निकलते हैं। सी है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, या फिर डी तीनों ही निकलते हैं। ठीक है, सो आप याद रखिएगा कि ये तीनों ही एमिट करता है। ठीक है, कोल कम्बशन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, साथ में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर दोनों निकलते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। कार्बन क्रेडिट के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। गाइज, आप हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़े ना, उसमें ये नॉट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इस नॉट की वजह से बहुत बार जो हमें आते हुए क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कार्बन क्रेडिट के बारे में सही नहीं है। ओके, सो पहला है, कार्बन क्रेडिट सिस्टम वॉज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोटोकॉल हो गई। ओके, सो कार्बन क्रेडिट सिस्टम जो है वो रेटिफाई किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल में, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप दैट हैव रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज बिलो देयर एमिशन कोटा। सो जो कार्बन क्रेडिट होता है वो उनको अवार्ड दिया जाता है जो उनका जो एमिशन कोटा होता है उससे अगर कम जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है, द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज़ टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन क्रेडिट जो है वो क्यों बनाया गया था, इसका क्या गोल है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को लिमिट करे। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है तो उस इंक्रीज़ को लिमिट करना ही इसका एक गोल है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो क्रेडिट का जो प्राइस है वो टाइम टू टाइम फिक्स किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, सो इनमें से जो आपका बी है वो गलत है, बाकी तीनों सही है। बी गलत क्यों है, क्योंकि देखिए इन्होंने यहाँ पे बोला है द ग्रुप दैट हैव रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, जबकि जो कार्बन क्रेडिट है ये सिर्फ कार्बन एमिशन की बात करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत सारे अदर गैसेस हैं, जैसे आपका मीथेन होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, मोनोऑक्साइड है, तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और कार्बन क्रेडिट में सिर्फ कार्बन की बात होती है। अगर यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस गैसेस की जगह अगर इन्होंने कार्बन लिखा होता ना, रिड्यूस कार्बन बिलो देयर एमिशन कोटा, तो आपको ये चारों के चारों सही हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम इन द सी वाटर ऑफ इंडिया, व्हाट कुड बी द कॉजेटिव फैक्टर फॉर दिस फिनोमेना। ओके, तो क्वेश्चन आपका है कि जो कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम, जो इंडियन सी वाटर में एल्गल ब्लूम है, एल्गल ब्लूम आपने देखा होगा, पूरा जो पॉन्ड वगैरह होते हैं कभी कभी पूरे ग्रीन आपको दिखाई देते हैं, पूरी जो उनकी ऊपर की जो लेयर होती है पूरी ग्रीन दिखती है, उसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। ओके, सो सी वाटर, इंडिया का जो सी वाटर है उसमें ये जो एल्गल ब्लूम है, इनके इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या है आपको बताना है, फैक्टर क्या है, कॉज हो रहा है ये जो। तो पहला है डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एस्चुरीज़, एस्चुरीज से जो एस्चुरीज में से जो न्यूट्रिएंट डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मॉनसून, रन ऑफ जो बारिश के टाइम पे लैंड्स का जो पानी बह के जाता है उसमें, तो वो एक रीज़न है। और तीसरा अप विलिंग इन द सी, जो लहरें होती है उनकी वजह से पानी उसमें मिक्सिंग होती है, अप विलिंग होती है सी में, तो वो एक रीज़न है। तो इनमें से देखते हैं करेक्ट क्या है। ऑप्शन आपका पहला ओनली 1, बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन 4 है डी 1, 2 and 3। तो देखिए इसका आपका तीनों ही रीज़न सही है। एक तरह से मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो ये आपको पूछ रहा है कि इंडियन सी में जो आपका यूट्रोफिकेशन है वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसके रीज़न क्या है। तो इसके रीज़न ये तीनों ही हैं, ठीक है। अगर सी वाटर में होते तो अप विलिंग भी होती है सी वाटर में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अप विलिंग की वजह से ऊपर आते हैं, ठीक है। तो जो एल्गल होते हैं वो और ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिलता है। रन ऑफ, जब बारिश होती है तो उसमें जो लैंड होते हैं वहाँ पे जो बहुत सारे फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किया जाता है जो न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, तो फिर वो जो पानी से बह के आते हैं तो वो भी एक फैक्टर है आपके एल्गल ब्लूम के इंक्रीज़ होने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the, अगर क्वेश्चन का मतलब देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, अगर इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मरीन अपविलिंग जोन जो होते हैं, ठीक है, मरीन में अपविलिंग जोन का मतलब जो ऊपर की जो लेयर्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी। वो मरीन प्रोडक्टिविटी, मरीन मतलब जो आपके मरीन ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। कैसे करती है? डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, जो डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सरफेस पे रहते हैं, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। सेकेंड है न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, जो न्यूट्रिएंट हैं वो वहाँ पे रहते हैं इसकी वजह से। या फिर तीसरा है बॉटम ड्विलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, जो बॉटम ड्विलिंग ऑर्गेनिज्म है उनके वजह से। सो देखिए इसका विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज ट्रू। ऑप्शन है आपका 1 and 2, बी ओनली 2, सी 2 and 3 एंड डी 3 ओनली। तो आपको जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, जो सरफेस का न्यूट्रिएंट है उसके वजह से इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ़ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशन इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय फॉर सम रीज़न। अगर हम ऐसा सपोज़ करें कि किसी भी ओशन के जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो किसी भी रीज़न से अगर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएं, ठीक है, तो उसका क्या असर पड़ेगा, क्या होगा उसकी वजह से। पहला देखते हैं, ओशियन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। आपको पता होगा कि जो ओशियन है वो एक कार्बन सिंक है, ठीक है। सो अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगे तो वो जो कार्बन सिंक है उस पर एडवर्स यानी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, जो ओशन का फूड चेन है वो भी अफेक्ट होगा। द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज, जो डेंसिटी है ओशन वाटर की वो बहुत ही तेज़ी से क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो अभी देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3।
सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो तीनों ही होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो कार्बन को यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन सिंक ओशन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो उस कार्बन को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन यूज़ होता है, तो जो ओशन में जो फाइटोप्लैंक्टन है वो यूज़ करते हैं, तो इसलिए कार्बन सिंक है ओशन। ओके, यानी कि जहाँ पे कार्बन यूटिलाइज़ किया जाता है। दूसरा है फूड चेन इन द ओशन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ही जो है वो किसी भी जो आपका फूड चेन होता है वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होता है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन ही नहीं रहेंगे तो उसके जो पूरी फूड चेन है वो क्या हो जाएगी? अफेक्ट होगी। और तीसरा है डेंसिटी ऑफ ओशियन। डेंसिटी ऑफ ओशियन, इस पर भी ये ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है जब फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सिंक ही नहीं रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो वाटर की डेंसिटी होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, ओके। एंड शेयर, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।